हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स लेक्चर की सीरीज में आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है फ्यूसिडिक एसिड एंटीबायोटिक। तो ये फ्यूसिडिक एसिड एंटीबायोटिक क्या है? तो सबसे पहले समझ लो कि ये जो फ्यूसिडिक एसिड है ये हमारा एक स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक है, यानी कि इसमें अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक स्टेरॉयडल रिंग आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फर्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है वो क्या है कि ये क्या है, हमारा एक स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक्स है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक, तो आंसर क्या रहेगा आपका? फ्यूसिडिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे फ्यूसिडिक एसिड है हमारा। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये क्या होता है, हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। ठीक है, अगर इसे नॉर्मल आप कंसंट्रेशन में लोगे, लो कंसंट्रेशन में जो है, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करेगा, लेकिन अगर हायर कंसंट्रेशन इसे लोगे तो ये बैक्टीरिसाइडल की तरह भी काम करने लग जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिसाइडल पता है, यानी कि ये क्या करेगा, केवल बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से रोकेगा। और फिर ऐसे बैक्टीरिया को हमारा जो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा और वो जाके उन्हें खत्म कर देगा। होना वहां भी यही है, बैक्टीरिया खत्म होने हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में होने हैं वाया इम्यून सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक है और बैक्टीरियोसाइडल है एट हाई कंसंट्रेशन, मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक है। नेक्स्ट जो है, अगर इसके टारगेट की हम बात करें तो ये जनरली हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं जो इसके लिए सेंसिटिव होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो मेनली ये क्या करता है, हमारा ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करता है एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी ये सेंसिटिव होता है। अगर मैं ग्राम नेगेटिव की बात करूं तो ग्राम नेगेटिव में हमारा आता है एक तो निजेरिया। ठीक है, निजेरिया सबको पता है। ठीक है, जैसे गोनोरिया होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसका आपका बैक्टीरिया यही है, तो निजेरिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोरिक्सेला। तो मोरिक्सेला जो है ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन करता है ये बैक्टीरिया। तो इन दोनों के अगेंस्ट इसकी सेंसिटिविटी देखी गई है। ठीक है, लेकिन वो ये है कि रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेनली ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करता है और ग्राम पॉजिटिव में भी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो है स्टेफाइलोकोकल, आपका जो बैक्टीरिया है। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन जो है उनके अगेंस्ट ये बहुत बेहतरीन काम करता है, आप कह सकते हो। तो स्टेफाइलोकोकल पता है ना, स्टेफाइलोकोकस ये भी हमारा क्या है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपका ध्यान, इसका यूज कहाँ करोगे, तो इसका यूज ज्यादातर ऐसे केसेस में यूज करते हैं जहां पे ये जो स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट हो चुके हों। ठीक है, अगर मान लो आपने पेनिसिलिन दे दी, आपने वेनकोमाइसिन दे दी, आपने लिनाजोलाइड दे दी, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। अगर इन्हें देने के बाद आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जा रही है, यानी कि इनमें से कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया, तो हम किसको दे सकते हैं, फ्यूसिडिक एसिड को दे सकते हैं। तो सबसे पॉपुलर यूज इसका यही है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो मेन आपको इसको दिमाग में रखना है कि स्टेफाइलोकोकल रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फ्यूसिडिक एसिड को यूज किया जाता है। नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका, चलिए इसकी वो भी देख लेते हैं कि इसे किस किस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप क्रीम के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हो अगर स्किन में इन्फेक्शन हुआ है तो। ठीक है, अगर आपकी कंजक्टिवा में, आई की कंजक्टिवा में इन्फेक्शन हुआ है तो वहां आई ड्रॉप के फॉर्म में भी इसे यूज किया जाता है फ्यूसिडिक एसिड को। अगेन याद रखो, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन उसी में इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जो अभी यूज भी हो रहा है फिलहाल। और अगर सीवियर हमारे इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे आपका निमोनिया हो रहा है, स्टेफाइलोकोकल ऑरियस की वजह से होता है ना, निमोनिया हो रहा है या ब्लड में आपका कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उस केस में आप इसे टैबलेट या इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हो। तो ये इसका क्या है, आप बोल सकते हो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमको ध्यान में रखना है। तो सीवियर में कौन सा आ गया आपका, एक तो निमोनिया हो गया स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, एक एंडोकार्डिटिस भी होती है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, एंडोकार्डिटिस मतलब हमारा जो हार्ट का जो लेयर है एंडोकार्डियम, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया, स्टेफाइलोकोकल ऑरियस का इन्फेक्शन वहां पे हो गया, तो तब भी हम क्या करते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना। तो इसके आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिए। अब जो मेन इसका आता है ना, वो मैं आपको समझा देती हूँ, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट है,
लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो आज तक इतनी एंटीबायोटिक हमने पढ़ ली, कोई भी ये मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हालांकि अगर ऑल टुगेदर देखोगे तो ये भी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की तरह ही काम करता है, लेकिन अभी इसका डिटेल में मैकेनिज्म समझेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इलोंगेशन फैक्टर। इलोंगेशन फैक्टर अभी तक हमने नहीं देखा इसका रोल, इलोंगेशन फैक्टर होते क्या है जनरली। तो इलोंगेशन फैक्टर जनरली मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी हमारी एक एमआरएनए है, डीएनए ने एमआरएनए बनाया है, एमआरएनए जाता है हमारे राइबोसोम में, यही तो पढ़ा था हमने, और फिर राइबोसोम में जाता है और फिर क्या होता है, क्योंकि एमआरएनए अपने साथ कोड लेके आता है और उसके एंटी कोड कौन लाता है, टीआरएनए लेके आता है। तो इस तरीके से जब कोडिंग एंटी कोडिंग होती है तो हमारी पॉलीपेप्टाइड की एक पूरी चेन तैयार हो जाती है, यही तो पढ़ा है आज तक प्रोटीन सिंथेसिस में हमने, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेमिकोल, सब में डिटेल में मैंने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाई हुई है, ठीक है। क्योंकि अभी उसमें इसका रोल नहीं है, वो बात समझो। तो जैसे एमआरएनए है, सपोज एमआरएनए का एक कोड आपका एंटीकोड हो चुका है, उसका एंटीकोड आ चुका है, तो अब किसकी बारी है, नेक्स्ट की बारी है, ठीक है। तो क्या होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स खिसकता है, हमने पढ़ा है ना, तो उसकी वो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं सिंपल सा, ठीक है। ये मेरा राइबोसोम की 30th सब यूनिट है, ये है हमारी 50th सब यूनिट है, ठीक। बीच में ये हमारा क्या है, एमआरएनए है, लाइक दिस। एमआरएनए अपने साथ पर्टिकुलर कोड्स को लेके आया है, इस तरीके से देखो ये कोड है, 3-3 के पेयर में रहते हैं कोड, सबको पता है, इस तरीके से, ठीक है। ये कोड लेके आया है और होता क्या है, टीआरएनए आता है और टीआरएनए, ये हमारा टीआरएनए है, टीआरएनए अपने साथ इसके एंटीकोड लेके आएगा, और जब एंटीकोड लाता है तो वो एंटीकोड हवा में तो आते नहीं है, यानी कि एक अमीनो एसिड होता है जो इन एंटीकोड को कैरी करता है। तो ये टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड को लेके आया है जो ये एंटीकोड कैरी कर रहा है। तो क्या होगा, देखो सपोज ये टीआरएनए है, ये इसके एंटीकोड लेके आया है, अब एक क्या होगा, अब इसके एंटीकोड आएंगे, इसके आएंगे, लाइक ऐसे आते रहेंगे। और ये ऐसे होगा कैसे, जब मान लो ये कॉम्प्लेक्स ने सपोज इन तीनों की एंटीकोडिंग हो चुकी है, अब इसकी बारी है, तो क्या होना पड़ेगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक पॉइंट खिसकना पड़ेगा, यही बताया था मैंने आपको कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, ठीक है, शिफ्टिंग होगी इस कॉम्प्लेक्स की, तो हमारा अब फिर इसकी कोडिंग होगी, ये भी कोड हो जाएगा, तो फिर और खिसकेगा ये कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से ये जो 30s 50s राइबोसोमल जो ये कॉम्प्लेक्स है विद दिस टीआरएनए, ये हमारा क्या होता है, खिसकते रहता है, 1-1 पॉइंट शिफ्ट होते रहेगा और हर कोड का एंटी कोड बनेगा, यानी कि हर कोड का एंटी कोड कैरी करने वाला अमीनो एसिड आते रहेगा, और इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार होती है, जो हमने प्रोटीन सिंथेसिस में डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसे अभी पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो हमारा पूरा जो ये कॉम्प्लेक्स एक पॉइंट खिसक रहा है, यानी कि जो इसकी शिफ्टिंग हो रही है, इसके लिए एक हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर। तो जनरली होता क्या है, जो ये इलोंगेशन फैक्टर होता है, इट बाइंड्स विद राइबोसोम, ये हमारे राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाता है इलोंगेशन फैक्टर, और तब जाके हमारा क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑफ, ये हमारा 30s है, ये 50s सब यूनिट है राइबोसोम की, तो ये 30s 50s राइबोसोम का जो ये कॉम्प्लेक्स है वो 1 पॉइंट आगे को खिसकता है ना। तो इसकी शिफ्टिंग के लिए हमारा ये इलोंगेशन फैक्टर बहुत जरूरी है, ये हमें अब पता लग गया है। तो ये इलोंगेशन फैक्टर जनरली क्या करता है, ये इलोंगेशन फैक्टर के साथ क्या होता है, पहले से समझो कि जो इलोंगेशन फैक्टर है ना, अगर मैं बैक्टीरिया यानी कि अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि एलोंगेशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में अलग होता है और हम में यानी कि ह्यूमंस में ये अलग होता है, ठीक है, यूकैरियोट्स में ये अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, देखो प्रोकैरियोट्स में इसे बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर EFG, क्या बोलते हैं, EFG। EF किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलोंगेशन फैक्टर को। और जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें लिखते हैं, यूकैरियोट को लिखेंगे स्मॉल ई से, यूकैरियोट इलोंगेशन फैक्टर यानी कि EF, यूकैरियोट्स इलोंगेशन फैक्टर 2, ये हमारे अंदर होता है, हमारे राइबोसोम्स में होता है। तो दोनों हमारे इलोंगेशन फैक्टर अलग अलग हैं, बैक्टीरिया का अलग है, हमारा अलग है, समझ में आ गया। अब ये जो हमारा
इलोंगेशन फैक्टर, ये अलग अलग बताने का रीजन क्यों है कि अगर हम कोई ड्रग देंगे जो इलोंगेशन फैक्टर को टारगेट करती है तो वो बैक्टीरिया के इलोंगेशन फैक्टर को ही टारगेट करेगी। हमारा क्योंकि इलोंगेशन फैक्टर अलग है तो इसलिए हमारे जो ह्यूमन सेल्स है, हमारी सेल्स है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रीजन ये है यहाँ पे जिक्र करने का। तो अब हम EFG से ही हमें मतलब है क्योंकि हम एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो होता क्या है, जो ये EFG है वो हमारे राइबोसोम के साथ क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। और बाइंड होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे यूटिलाइज होती है GTP। GTP क्या होती है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो GTP जो होती है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोलाइज होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस बता देते हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस होगी। और हाइड्रोलाइज होने के बाद GTP जो है वो क्या करेगी, क्या करेगी, अपने अंदर से क्या करेगी, फॉस्फेट ग्रुप को निकालेगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारा, GDP बन जाएगा। ठीक है, अगेन अगर GDP का भी फॉस्फोरिलेशन, अगर इसका भी हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर इसमें से भी क्या होगा, हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, GMP, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो क्या होता है, जब भी इलांगेशन फैक्टर, एक काम तो होता ही है कि इस राइबोसोम के साथ इलांगेशन फैक्टर तो जुड़ता है, लेकिन साथ में हमारा GTP की भी हाइड्रोलिसिस होती है। और GTP के हाइड्रोलिसिस से जो ये फॉस्फेट निकल रहे हैं, जो एनर्जी निकल रही है कह सकते हो आप, वो ही हमारी क्या हो रही है, शिफ्टिंग में हेल्प कर रही है। तो केवल इलांगेशन फैक्टर बाइंड नहीं हो रहा है, इस इलांगेशन फैक्टर के बाइंड होने के बाद इस GTP का भी क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्योंकि एनर्जी चाहिए। अगर इस कॉम्प्लेक्स को यहां से यहां शिफ्ट होना है ताकि वो इन कोड्स को भी आपका एंटी कोडिंग इनकी भी कर सके, तो हमारा एनर्जी की जरूरत होगी ऑब्वियसली। और एनर्जी कहां से मिलेगी, GTP की हाइड्रोलिसिस से मिलेगी। और GTP की हाइड्रोलिसिस कब होगी, जब इलांगेशन फैक्टर हमारा राइबोसोम से बाइंड होगा। तो इलांगेशन फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, शिफ्टिंग के लिए। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स शिफ्ट हो रहा है थ्रू आउट दी mRNA, जो शिफ्टिंग हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो राइबोसोम में जो हमारा मूवमेंट हो रहा है राइबोसोम का, ये कॉम्प्लेक्स का, वो हमारा इसी की वजह से हो रहा है। तो ये आपका क्या है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा, हम कह सकते हैं कि जो फ्यूसिडिक एसिड है वो क्या करता है, हमारे इलोंगेशन फैक्टर से बाइंड होता है और इलोंगेशन फैक्टर को राइबोसोम से बाइंड नहीं होने देता है। तो ये प्रोसेस आगे की होगी ही नहीं। तो ये है हमारा फ्यूसिडिक एसिड। ठीक है, कहाँ यूज होता है आप समझ गए हैं। इसे जनरली हम रेजिस्टेंट जो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। हालांकि ग्राम नेगेटिव की भी ये जो दो स्ट्रेन मैंने आपको बताई थी, नेजेरिया और मोरक्जिला, ये दोनों सेंसिटिव हैं, लेकिन इनके लिए और भी अच्छी ड्रग्स अवेलेबल है। तो स्पेसिफिकली हम फ्यूसिडिक एसिड को यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा आपकी, आप बोल सकते हो सेंसिटिव नहीं है, तो जनरली इसे स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन में यूज करेंगे, वो भी रेजिस्टेंट केसेस में। अगर नॉन रेजिस्टेंट केसेस है तो और भी बेटर अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है। अगर सारे सब कुछ काम नहीं हो पा रहा तो आप फ्यूसिडिक एसिड को यूज कीजिए। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट फ्यूसिडिक एसिड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।